इंसान जब चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है और इसी गलत फ़ैसले की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है कि एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाता है, ऐसा खेल खेला जाता है जिस वजह से पति ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता, बल्कि जो सुनते हैं वह भी काफ़ी हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, इस घटना को मैं सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह घटना है उत्तर प्रदेश और उसी का जाना माना औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है कानपुर, और उसी का सिकंदरा कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 13 फरवरी 2024 का दिन होता है। तो सिकंदरा कस्बा के पास एक खोज पुल पड़ता है, उसी के इलाके के रहने वाले होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं राम निहोर अपने गांव से निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही अब खोजा पुल के पास पहुंचते हैं तो हाईवे होता है। हाईवे पर चढ़ने के लिए उस समय कोशिश करते हैं, तभी उनकी जो नज़र होती है राम निहोर की, वह जाकर साइड में एक झाड़ी किनारे पड़ जाती है। और झाड़ी किनारे पड़ती देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी लौलवान अवस्था में पड़ा हुआ है। काफ़ी सहम से जाते हैं। अब राम निहोर तुरंत ही वहाँ चीख पड़ते हैं। जो भी व्यक्ति पीछे आ रहे थे, जो भी व्यक्ति आके निकल गए होते हैं, सभी के कानों में वह चीखने की आवाज़ पहुंच जाती है। सभी लोग पहुंचते हैं, देखते हैं, कारण जान लेते हैं। जानने के बाद आपस में सब राय मशवरा लेते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अपने नज़दीकी पुलिस थाने सिकंदरा फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी और साथ में SHO और साथ में कुछ कांस्टेबल खबर पाने के बाद तुरंत एक जिप्सी लेते हैं। निकलने के बाद उसी खोजा पुल के पास पहुंच जाते हैं। देखते वहां गांव का काफ़ी जमावड़ा हो चुका है। पुलिस समझ जाती है कि यहीं पर व्यक्ति का डेड बॉडी मिला हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, थाना प्रभारी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वह भीड़ जैसे इधर पुलिस को जिप्सी को देखती है तो अपने आप वहां से हट जाती है। वहाँ के SHO, थाना प्रभारी और कुछ पुलिस वाले होते हैं, सभी लोग उस घटनास्थल के झाड़ी के पास पहुँचते, देखते कि सही में एक व्यक्ति का डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है, जो काफ़ी तरह से लौलवान होता है। देखने में उसकी उम्र लग रहा था यही 27 से 28 साल के बीच है, लेकिन पुलिस देखते ही अंदाज़ा लगा लेती है कि इस व्यक्ति का लग रहा है रोड एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी ज़ोरदार किसी बाइक या किसी बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी है, और टक्कर मारने के बाद व्यक्ति आकर साइड में धड़ाम से यहाँ गिर गया होगा। पुलिस वहाँ घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करती है। पुलिस जानना चाहती है आखिर यह व्यक्ति आया कहाँ और आया कैसे। इसलिए पुलिस सोचती हो सकता है इसका कहीं कुछ बाइक तो होगा या कुछ साइकिल होगा। इसकी तलाशी करती है। घटनास्थल पर कुछ दूर जाती है, लेकिन कहीं पर कोई उस व्यक्ति का और साधन नहीं मिलता। पुलिस अचंभा सा रह जाती है कि आखिर व्यक्ति पैदल चल के अगर हाईवे पर आ रहा था तो बाइक या किसी जोरदार बड़ी गाड़ी टक्कर कैसे मार सकती है। पुलिस वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं सबसे उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की शिनाख्त करने से मना कर जाता है। पुलिस के सामने शिनाख्त करने वाला काफ़ी चैलेंज भरा हो जाता है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सके। पुलिस इसीलिए अब उसकी जेब की तलाशी लेना शुरू कर देती है। उसी जेब में जब तलाशी लेती है तो उसमें सिर्फ एक जो होता है कुछ पदार्थ निकलते हैं, इसके अलावा कुछ होते नहीं हैं। ना जेब में मोबाइल होता है, ना कोई पहचान पत्र होता है। पुलिस जब चेक कर लेती है, पुलिस काफ़ी असम में पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर यह मामले में यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलता है अपने मर्जी से तो अपने पास मोबाइल ज़रूर रखता है, और पुलिस को वहाँ कुछ ना कुछ शंका जाहिर हो जाता है कि ज़रूर इस व्यक्ति के साथ किसी ने अनहोनी के साथ इस घटना को अंजाम ज़रूर दिया है। पुलिस सोचती है अगर इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमारे पास आ जाता है तो हो सकता है कुछ ना कुछ रहस्य पर्दे वाले उठेंगे। इसलिए पुलिस व्यक्ति का अच्छे से वहाँ पंचनामा कर लेती है। करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है।
वहाँ पर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस इंतज़ार करना शुरू कर देती है। 2 दिन वक्त बीत जाता है, तभी पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है और उसी रिपोर्ट में पूरा का पूरा उल्टा सा पड़ जाता है। उसमें लिखा होता है इस व्यक्ति की मौत एक्सीडेंटल की वजह से नहीं हुई है, इस व्यक्ति की मौत किसी जोरदार डंडे की पिटाई या हथियार की पिटाई की वजह से मौत हो गई है। पुलिस को यह मामला अब काफ़ी चैलेंज भरा लग जाता है कि ज़रूर किसी ने इस व्यक्ति की हत्या कहीं और की है और बॉडी लाकर यहाँ एक्सीडेंटल का रूप देने के लिए इसी हाईवे के किनारे डंप कर गया है। पुलिस अब यह जानना चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति आया कहाँ से और यह व्यक्ति रहने वाले कहाँ है। पुलिस इसीलिए अब उस व्यक्ति का जो फ़ोटो होता है तुरंत ही अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं, जितने सरकारी अस्पताल होते हैं, जितने स्कूल होते हैं, सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है जल्द इस व्यक्ति का शिनाख्त किया जा सके, आखिर व्यक्ति आया कहाँ, और उसी फिराक में लग जाती है। पुलिस को कुछ खबरी भी होते, खबरी भी लग जाते उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाने के लिए। काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, उस व्यक्ति के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। तभी सिकंदराबाद के एक करीबी और थाना होता है, उसी थाने के एक सिपाही होते हैं, वह सिपाही सिकंदरा के ही जो एसपी होते हैं उन्हीं के पास फ़ोन कर देते हैं, कहने लग जाते कि हमारे ही पास, हमारे यानी कि औरैया के पास एक दिव्यापुर गांव है, उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति 3 दिन से अपने घर से लापता है और उस व्यक्ति का नाम है चंद्रभान, जिसकी उम्र वही लगभग 27 से 28 साल के बीच है। उसकी पत्नी भी है कुसुमा, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। कुसुमा ही पुलिस थाने में आई थी और अपने पति चंद्रभान के बारे में गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा के गई है। पुलिस वहाँ उससे कुछ डिटेल लेती है, वहाँ तक कि चंद्रभान का नाम पता भी ले लेती है। और जब चंद्रभान का नाम पता ले लेती, पुलिस की जो टीम है सबसे पहले अब वहाँ औरैया थाने में पहुँच जाती है। जिस व्यक्ति के बारे में मुकदमा दर्ज करवाया गया था उसका फ़ोटो मैच करवाया जाता है, और जब मैच करवाया जाता है पता लगता है थोड़ा बहुत जो फ़ोटो होता है वह मैच कर जाता है। पुलिस का शंका जाकर अब उसी चंद्रभान की उस व्यक्ति के ऊपर टेक जाता है कि हो सकता है ये चंद्रभान हो। इसीलिए पुलिस उस व्यक्ति का पूरा निवास मूल पता कर लेती है। करने के बाद 2 सिपाही जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर चंद्रभान की जो पत्नी होती है कुसुमा बाहर पड़ी होती है, वहाँ बैठी होती है, काफ़ी एक हवास में होती है। पुलिस उसी समय उसके सामने पहुँच जाती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति है कहाँ, तुम्हारे पति का नाम क्या है। कुसुमा पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारे पति का नाम है चंद्रभान, हमारे पति 12 फरवरी 2024 को शाम के टाइम हमसे यह बोल के निकल गए थे कि अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है। पुलिस वहाँ कुसुमा से कहने लग जाती है कि आखिर जब तुम्हें पता था तुम्हारा पति नहीं आया, तुम उस दिन पुलिस थाने क्यों नहीं गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाने नहीं गई। यह बात कुसुमा सुनती कहने लग जाती कि साहब हमने अपने पति का अपने रिश्तेदारों को लेकर काफ़ी तलाशी की, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। लेकिन जब काफ़ी हताश हो गए तो अपने नज़दीकी पुलिस थाने औरैया में जाते हैं, वहाँ पर अपने पति के बारे में सारी आप बीती बता देते हैं और वहीं पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वहाँ पर अब कुसुमा की बात सुनती है, काफ़ी तरह तरह की सवाल भी करती है, लेकिन इधर कुसुमा काफ़ी उलझने वाली पुलिस के सामने बातें कर देती है। पुलिस अपने जेब से फ़ोटो निकालती है, फ़ोटो निकालने के बाद कुसुमा के सामने जब रखती है तो कुसुमा उस फ़ोटो को देखती है, क्योंकि जो फ़ोटो होता है पूरी तरह से व्यक्ति उसमें खून से लथपथ होता है। कुसुमा एक नज़र देखती है, देखने के बाद फ़ोटो को देख कर ही तुरंत ही चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस समझ जाती है कि यही इसका पति चंद्रभान है। वहाँ उससे कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है कुसुमा को अपने साथ अपने जिप्सी में बैठाती है और उसी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में ले जाती है और उस डेड बॉडी के उसी समय कुसुमा के सामने पेश किया जाता है। लेकिन कुसुमा जैसे ही अपने पति की बॉडी को देखती है चंद्रभान को, तो वहीं देख कर दहाड़ी मारकर दोबारा चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस समझ जाती कि ही इसका पति चंद्रभान है। पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ यह सब कैसे हो गया, आखिर तुम्हारा पति वह खोजा पुल के पास कैसे पहुंचा। पुलिस जब यह बात कुसुमा से कहने लग जाती है, कुसुमा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमने आपको बताया कि हमारे जो पति हैं वह शाम के टाइम हमसे बोल के गए थे हम कुछ काम है अर्जेंट मार्केट जा रहे हैं, कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आते हैं। पुलिस कुसुमा से कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। कुसुमा पुलिस के सामने कह बैठती है कि साहब हमारे पति काफ़ी सीधे साधे थे,
उनका हर लोगों से काफ़ी अच्छा सा व्यवहार होता है। अगर किसी के घर में शादी या फंक्शन पड़ जाता, कोई छोटी मोटी पार्टी हो जाता, तो वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। ऐसा उनके साथ कौन दुश्मनी मोल ले सकता है। पुलिस वहाँ कुसुमा की बात सुनती है, तहकीकात से सुनती है। पुलिस कुसुमा से काफ़ी उलझने वाली बातें करना शुरू कर देती है। इधर पुलिस के सामने कुसुमा एक सी फंस जाती है, काफ़ी उलझन में आ जाती है। लेकिन पुलिस उससे पूछ बैठती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति जब निकले थे तो कैसे निकले थे। कुसुमा यह बात सुनती कहने लग जाती है, साहब हमारे पति जब निकले थे घर से तो उनके पास एक फ़ोन आता है, उसी फ़ोन को रिसीव करते हैं और कहने लग जाते हैं हमसे कि जा रहे हैं मार्केट में, कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है, और उसी फ़ोन पे बात करते हुए निकल जाते हैं। पुलिस जैसे कुसुमा से यह बात सुनती कहने लग जाती है, क्या तुम्हारे पति चंद्रभान के पास मोबाइल था। कुसुमा कह देती कि साहब हमारे पति के पास उनका मोबाइल तो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी उनके पास रहता है। पुलिस यह बात जैसे कुसुमा से सुनती कहने लग जाती, आखिर तुम्हारे पति के पास तो कोई हमें वहाँ घटनास्थल पर मोबाइल नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारे पति वहाँ मृत अवस्था में मिले हुए थे। यह बात जैसे ही पुलिस कुसुमा के द्वारा सुनती है, पुलिस का शंका जो होता कहीं ना कहीं इस हत्या का जो राज होता है जाकर किसी और के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस अब सबसे पहले कुसुमा से ही चंद्रभान का मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसका पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है, और जब CDR डिटेल निकाला जिसमें कोई ऐसा संदिग्ध नंबर निकल के नहीं आता जिस पे पुलिस शंका करे कि आखिर चंद्रभान के साथ कोई कर सकता है, और जब नहीं मिलता पुलिस काफ़ी हताश हो जाती, समझने लग जाती कि आखिर चंद्रभान के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो काफ़ी अपने पुलिस वाले भी होते हैं, काफ़ी लोग अपने मनोवैज्ञानिक जो होते हैं तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। कुछ पुलिस वाले वहाँ सच्चों के सामने अपनी राय रख लेते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब एक बार जाकर खबरी लगाइए, खबरी जो हो सकता है गाँव में पता कर ले कि चंद्रभान का किसी के साथ रंजिश तो ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना रंजिश के अपनी ज़िंदगी जी सकता है। सच्चों जो होते हैं उस सिपाही की बात मान लेते हैं, मानने के बाद खबरी लगा देते हैं और चंद्रभान के गाँव जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी पुलिस के सामने कुछ तो अचंभे वाली बात आ जाती है। वह खबरें पुलिस के सामने आते हैं, कहने लग जाते कि साहब इनके घर में चंद्रभान और साथ में कुसुमा के बीच आज दिन झगड़े तकरार होते थे, लेकिन झगड़े तकरार किस लिए होते थे यह हमें नहीं पता है। अब पुलिस जैसे इतनी भनक पाती है तो सबसे पहले इधर कुसुमा के घर दोबारा जाती है। जाने के बाद उससे कुछ बात करती है, उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। लेने के बाद उसका मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। जब CDR डिटेल आता है पुलिस के सामने तो उसी नंबर में काफ़ी एक नंबर चौंकाने वाला आता है। उसी नंबर से आए दिन बातें होते रहते थे, लेकिन 12 फरवरी की रात के वक्त भी उस नंबर पे लगभग 4 मिनट बात हुए थे। पुलिस का शंका उसी रॉन्ग नंबर पे चला जाता है, लेकिन जब पुलिस उस रॉन्ग नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है, पता चलता हुआ नंबर जो होता है कुसुमा के ही दूसरे छोर का रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है ध्वजेंद्र की उम्र होती है 24 साल के आसपास होता है। पुलिस जैसे ही ध्वजेंद्र के बारे में पता पाने के बाद ध्वजेंद्र का आए दिन जो था कुसुमा से मोबाइल पर बातें हुआ करते थे, और शंका का जो सुई होता जाकर उसी घटनास्थल दिन यानी कि उस 12 फरवरी को टिक जाता है, क्योंकि दोनों की रात किस लिए बात हुए थे। इसीलिए पुलिस की टीम एक जाती है। जाने के बाद ध्वजेंद्र के घर पहुँच जाती है। पता लगता ध्वजेंद्र तो अपने घर पर मौजूद, पुलिस को वहीं से कस्टडी में लेते और थाने जाती है। पुलिस जब ध्वजेंद्र से पूछताछ करती है, ध्वजेंद्र कहने लग जाता, साहब उस दिन तो अपने घर पे थे, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं गए थे। लेकिन पुलिस इधर ध्वजेंद्र से काफ़ी सवाल करती है, और ध्वजेंद्र पुलिस के सामने बातों में उलझ सा जाता है, पुलिस के सामने काफ़ी बौखला से जाता है। इधर पुलिस की दूसरी टीम जो होती है वह दूसरी टीम कुसुमा के घर पहुँच जाती है। कुसुमा को उसके घर से कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू कर देती है कुसुमा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हम अपने पति की हत्या क्यों कर सकते हैं, हमारे पति हमारे काफ़ी करीब थे। लेकिन वह एक काफ़ी करीबी आदी बन बैठे होते हैं, क्योंकि वह आए दिन शराब पी के ज़रूर आते, और जब शराब पी के आते हमारे साथ पिटाई भी कर देते। पुलिस के सामने जैसे इतनी बात कुसुमा कहती है कि पिटाई कर देते, पुलिस तुरंत ही अब कुसुमा की बात पकड़ लेते हैं। इसीलिए पुलिस कुसुमा के सामने एक जाल फेंक देती है, कहने लग जाती है आखिर में ध्वजेंद्र तुम्हारा कौन लगता है। और यह बात जैसे इधर सुनती है कुसुमा, उसका मुंह पूरा सा सन्न सा रह जाता है। पुलिस समझ जाती है कि इसमें आप कुसुमा का पूरा हाथ है। पुलिस उसी समय उसके सामने कह देती है ध्वजेंद्र ने अपना पूरा जुर्म तुम्हारे पति की हत्या का कबूल कर लिया, इसीलिए तुम्हारी भलाई बात इतनी है कि तुम बड़ी आराम से अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लो। यह बात जैसे इधर कुसुमा सुनती है तो सुनने के बाद एकदम चौंक सी जाती है। वह समझ में नहीं आता कि आखिर ध्वजेंद्र ने अपना जुर्म कैसे कबूल कर लिया। और पुलिस महिला कांस्टेबल जैसे इधर कुसुमा के ऊपर दबाव मारती है। दबाव मारने के बाद पुलिस के सामने तुरंत ही कुसुमा अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है।
लेकिन जो कहानी बयां करते हैं इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। असल में इस घटना की जो शुरुआत होता है ठीक 4 साल पहले। कुसुमा अपने मायके में अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से जी रही होती है, और जब जी रही होती है तो उसके जो पिता होते हैं जब देखते हैं हमारी बेटी पढ़ लिखकर अब घर गृहस्थी में उलझ सी गई है, इसलिए कुसुमा का पिता राजकुमार अपने बेटी के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। उनको रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता है कि हमारे पास का एक गाँव है, उसी गाँव का रहने वाला होता है चंद्रभान के घर जाते हैं और उसके परिवार से पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं और चंद्रभान के साथ जाकर कुसुमा की जो शादी होती है करवा देते हैं। कुसुमा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, हंसकट भी होती है, बात करने में एक नंबर होती है। इधर कुसुमा जैसे अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने जो होते हैं खूबसूरती के जो चर्चे होते हैं लोगों के कानों से सुनना शुरू कर देती है, और जब सुनने लग जाती है उसको अपने दिल के अंदर काफ़ी राहत से मिलता है। उसको लगने लगता है कि हमारे खूबसूरती के चर्चे अब हमारे इलाके में भी हो रहे हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ चंद्रभान के साथ जीना शुरू कर देती है। चंद्रभान समझने लगता है इससे अच्छी खूबसूरत पत्नी हमें मिल नहीं सकती। अब ज़िंदगी इधर दोनों का चलना शुरू हो जाता है, चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। इसी बीच कुछ साल के अंदर कुसुमा के एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चे के साथ ज़िंदगी अपना अच्छे से बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुसुमा को लगने लगता है कि हमारे पति का हमारे परिवार का जो खर्चा है वह चलने वाला नहीं है, इसलिए अपने पति से वह बोल देते हैं एक बार तुम जाकर कहीं अच्छे से नौकरी कर लो ताकि हमारा घर परिवार अच्छे से चल सके। इधर चंद्रभान जो होता है अपनी पत्नी की बात सुनता है, सुनने के बाद उसकी बात को दरकिनार कर देता है। लेकिन हर बार कुसुमा अपने पति की जिद अड़क जाती है, कहने लग जाती है कि तुम्हें नौकरी करना है चाहे जो हो जाए। यह बात जैसे इधर सुनता है, सुनने के बाद चंद्रभान का जो दिमाग होता है सड़क सा जाता है और इसीलिए शाम के टाइम ठीके पर पहुंच जाता है, वहाँ पैक लगाता और घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी के सामने चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता है, और उसकी पत्नी जब भी उसके सामने इधर चंद्रभान पी के आता तो ही उससे बोल बाल बैठती और झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते। इसी झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते कि चंद्रभान अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता और यह पिटाई का जो सिलसिला होता बेधड़क चलना शुरू कर देता है। और चंद्रभान ज़्यादा से ज़्यादा शराब ठीक पर बैठ के पीता और अपने घर आता। आने के बाद हर दिन जब भी मना करती कुसुमा तो उसका पिटाई ज़रूर कर देता है। नशे की आदी हो जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम जब कुसुमा के पास चंद्रभान सोने के लिए जाता उसी भी उसका जो शरीर होता है जवाब सा दे जाता है। इसी वजह से कुसुमा और चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह दहेज वह होता है जिसमें पति का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुसुमा को उसके हिसाब से प्यार नहीं मिल पा रहा था। इधर कुसुमा अपने शारीरिक सुख के लिए काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाता है और साथ में पति के शराब की वजह से ज़िंदगी कैसे न तैसे कुसुमा का अपने पति के साथ बीतना शुरू हो जाता है। तभी एक दिन कुसुमा का जो पति होता है चंद्रभान अपने ही गांव के दूसरे छोर पर एक शादी का फंक्शन होता है। उसी फंक्शन में शामिल होने के लिए चंद्रभान अपनी पत्नी कुसुमा को ले जाता है और जैसे वहाँ गए होते तो उसी में एक आया हुआ टेंट का एक मालिक होता है। वह मालिक वहाँ पर खड़ा होता है और वह मालिक का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ध्वजेंद्र। ध्वजेंद्र जो होता है अभी तक की उसकी शादी की कोई बातें भी नहीं हुई थी। ध्वजेंद्र अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे अपने परिवार के साथ काट रहा होता है। लेकिन ध्वजेंद्र की मुलाकात जैसे उस शादी के फंक्शन में कुसुमा से होता है और कुसुमा की खूबसूरती को ध्वजेंद्र जैसे देखता है, देखने के बाद खूबसूरती देखकर वहीं दीवाना हो पड़ता है और किसी के द्वारा पता कर लेता है कुसुमा रहने वाली कहाँ है। पता पा जाता कुसुमा तो यहीं रहने वाली है और उसी दिन से जो होता है ध्वजेंद्र का उस गाँव में आना जाना बन जाता। आने जाने के बाद वह जाकर धीरे धीरे चंद्रभान के करीब पहुंच जाता, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। पता चलता चंद्रभान एक शराबी का आदी बन चुका होता है और चंद्रभान को अपने साथ लेता और ठीके पर पहुंच जाता और उसी के साथ मिलकर पैक लगाना शुरू कर देता और चंद्रभान के मन जो होता है ध्वजेंद्र बैठ सा जाता है। अब दोनों की दोस्ती काफ़ी करीब होती। अब धीरे धीरे चंद्रभान के घर ध्वजेंद्र आ जाना शुरू कर देता। आने जाने के बाद उसकी पत्नी से मिलने के लिए काफ़ी बेकरारी दिखाने लगता है और जैसे ही मौका पाता इधर चंद्रभान को नशे बेसुध कर देता। नशे बेसुध होने के बाद चंद्रभान सो जाता और उसी के पत्नी के करीब पहुंच जाता, उससे बातें करता है। लेकिन धीरे धीरे जो होता इधर अब कुसुमा के मन में भी ध्वजेंद्र के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। हिलोरे मारना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से एक देखा जाए आग से लग चुकी होती है। दोनों हिलोरे मारना का करीब हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के मन में छा से जाते हैं। लेकिन दोनों के मन में यह होता है कौन जाकर एक दूसरे के सामने पहले प्यार का इजहार करे। और उसी बीच
ध्वजेंद्र जो होता है मौके की तलाश में बैठा रहता है। एक दिन दोपहर के घर आता है, देखता है चंद्रभान यानी कि उसका जो दोस्त होता है उस समय तो है नहीं, वह मार्केट गया हुआ। घर में जाता है, देखता है कि कुसुमा वहाँ पर बाल संवार रही है और उसके करीब जाता है। जाने के बाद कुसुमा की नज़र जैसे ही ध्वजेंद्र के ऊपर पहुँचती है, पहुँचने के बाद ध्वजेंद्र को देखकर वह मुस्कुरा सी जाती है। ध्वजेंद्र समझ जाता है कि आज कुसुमा हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है। कुसुमा इशारा देती है, वह समझ जाता है क्या इशारा दे रही है, और कुसुमा जाकर ध्वजेंद्र के हाथ पकड़ने के बाद अपने बेडरूम में ले जाती है। वहीं पर अब ध्वजेंद्र के साथ संबंध बना देती है, और जो संबंध का जो तृप्त होता है कुसुमा को बड़ा एहसास दे जाता है, जिसकी वजह से अपने पति को उसी दिन से भूल बैठती है। और जब भी मौका मिलता इनका संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। यह संबंध का सिलसिला चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। जब गुजर जाता है इसके जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में गुजरने लगते हैं कि आखिर ध्वजेंद्र और साथ में कुसुमा के बीच कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसके पति चंद्रभान जाने के बाद उसके घर का दरवाज़ा बंद क्यों हो जाता है। लेकिन उसकी खबर जाकर चंद्रभान के कान में पहुंच जाता है। पहुंचता अपने पति से आकर पूछने लग जाता कि आखिर हमारे दोस्त के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। इधर कुसुमा कहने लग जाती है ऐसा कोई नहीं हुआ, बस रिश्ते में तो वहाँ आपका दोस्त लगता है, यानी कि हमारा देवर रखता है, बस हंसी मजाक तक बात सीमित है। लेकिन चंद्रभान के मन में यह बात पचती नहीं है, इसीलिए आज दिन अपनी पत्नी के ऊपर निगाह रखना शुरू कर देता है। जब निगाह रखना शुरू कर देता है तो दोबारा जाकर चंद्रभान को पता लग जाता है कि हमारी पत्नी का सही में ध्वजेंद्र के साथ संबंध चल रहा है। और जब जान पाता है तो शराब पेटी कर पहुँच जाता। पीने के बाद काफ़ी नशे में आता, आने के बाद अपनी पत्नी का पिटाई ध्वजेंद्र का नाम लेकर करना शुरू कर देता। यही सिलसिला जो था ध्वजेंद्र के नाम लेकर चंद्रभान का शुरू हो जाता। हर बार पिटती चली जाती है। तभी एक दिन कुसुमा जो होती है अब ध्वजेंद्र के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है लग रहा हमारा पति किसी दिन हमारी जान लेकर छोड़ेगा, लग रहा तुम भी हमारी ज़िंदगी नहीं चाहते हो। ध्वजेंद्र जैसे आवाज़ सुनता हुआ कहने लग जाता है हम तुम्हारी ज़िंदगी चाहते हैं, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भी बिताना चाहते हैं। और जैसी यह बात इधर कुसुमा सुनते उसके चेहरे पर मुस्कान से कहने लग जाती है अगर तुम ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो इसी वक्त हमारे पति से छुटकारा दिलाओ और हमारे साथ ज़िंदगी बिताने की पूरी प्लान बनाओ। यह बात सुनने के बाद ध्वजेंद्र भी समझ जाते हैं कि आखिर कुसुमा चाहती क्या है। कुसुमा कह देती है कि तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दो, चाहे जो भी करना करे, हम इसका तुम्हारे साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तभी 12 फरवरी 2024 का दिन होता है और शाम का टाइम होता है। उसी बीच कुसुमा का जो पति होता है चंद्रभान नशे में काफ़ी बेसुध होता, अपने घर पे पहुंचता, खाना खाता, अपने चारपाई पर जाकर गहरी नींद में सो जाता है। इधर कुसुमा जो होती है ध्वजेंद्र के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती आज ना हमारे प्लान को पूरी तरह से कामयाब करना है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े और तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। ध्वजेंद्र यह बात सुनता तुरंत ही अपने घर से निकल पड़ता। रात के लगभग 11 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच कुसुमा के घर पहुंच जाता। कुसुमा जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। खोलने के बाद ध्वजेंद्र घर में प्रवेश कर देते हैं और वहीं पर कुसुमा अपने दूसरे दरवाजे के पास जाती है। वहाँ पर 2 डंडे रखे होते हैं। वह डंडे, एक डंडा ध्वजेंद्र के हाथ पकड़ा देती है और दूसरा डंडा अपने हाथ में लेती है और वही डंडा दोनों लेकर चारपाई के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं चंद्रभान के पास खड़े होते हैं। चंद्रभान के ऊपर दोनों एक के बाद एक डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बार बरसाते हैं, जिसकी वजह से चंद्रभान वही दुनिया छोड़ के चला जाता है। जब इनको पूरा क्लियर हो जाता चंद्रभान इस दुनिया में नहीं रहा, तुरंत ही कुसुमा जो होती है इधर ध्वजेंद्र को एक प्लान बनाती, कहने लग जाती है कि इससे बढ़िया है तुम जाकर हमारे पति को इसी तरह से ठिकाने लगाओ ताकि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ना हो और शंका भी ना हो। यह बात ध्वजेंद्र सुनने के बाद एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत ध्वजेंद्र अपना एक अपाची बाइक लेता है जो सफ़ेद कलर की होती है। उसी चंद्रभान के बॉडी को ले जाता है, बाइक पे लाद देता है। लादने के बाद उसी बाइक को चलाता हुआ उधर ध्वजेंद्र कुछ दूर सफ़र तय करता है। लेकिन जैसे ही खोजा पुल के करीब पहुँचते हैं तो उसको एक प्लान नज़र आ जाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है उसके बॉडी को ले जाकर उसी झाड़ी में डंप कर देता है ताकि लोगों को लगे यह जो होता है चंद्रभान की एक्सीडेंटल की वजह से मौत हो गई है। अब वहाँ से बॉडी डंप करके इधर ध्वजेंद्र अपने घर चलाता है। आने के बाद इसकी सूचना अपनी प्रेमिका कुसुमा को दे देता। कुसुमा जैसे सुनते खुशी उछल पड़ती, वह समझ जाती है अब तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से चलेगी। लेकिन इधर जो होता है कुसुमा का जो प्लान होता है पूरी तरह से उल्टा का उल्टा पड़ जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो इसने सच्ची बच्ची कहानी बताई थी या तो पुलिस के सामने धरा का धरा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल कर इधर कुसुमा और ध्वजेंद्र के तहरीर पर आता है। इसी में पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कटोरे में होती है और साथ में ध्वजेंद्र का जो पल्सर बाइक होता है उसको भी अपने जो होता है कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश करते हैं। कोर्ट पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें दोस्तों।
दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।